Hello everyone, welcome to all of you once again. I am your chemistry teacher Dr. Pallavi Anand Kulkarni and today we are going to discuss a chapter chemical kinetics. So इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट्स एंड इन डिटेल में, जैसे कि आपको पता है ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है विच यू हैव टू रिमेंबर. तो वो सारे फॉर्मूलाज, उनका डेरिवेशंस, हाउ टू रिमेंबर देम एंड हाउ टू यूज देम इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स फॉर एमएसटी सीईटी एज वेल एज फॉर सम अदर क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आज के इस लेक्चर में. सो लेट्स स्टार्ट फॉर केमिकल काइनेटिक्स. So these are the topics to be discussed in today's lecture. So first of all, introduction, rate of reaction and reactant concentration, molecularity, then integrated rate law, then collision theory, temperature dependence and effect of catalyst on the rate of reaction. So let's start with the introduction. So पहले तो केमिकल काइनेटिक्स, इस वर्ड का मतलब क्या है ये जान लेते हैं. सो केमिकल काइनेटिक्स में जो केमिकल वर्ड है इसका मतलब है रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस, और काइनेटिक्स ये जो वर्ड है उसका मतलब है काइनेटिक्स यानी कि स्पीड यानी कि वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन. सो इस चैप्टर में हम लोग रिएक्शन के यानी केमिकल रिएक्शंस के स्पीड के बारे में यानी काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे इनिशियली, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड देन लेट्स स्टार्ट फॉर द केमिकल काइनेटिक्स. सो व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टिंग सॉलिड ऑन द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. तो ये जो क्वेश्चंस है ये हमने इसके पहले ही सरफेस केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिस्कस किया था. सो साइज का और रिएक्शन के रेट का यानी स्पीड का क्या रिलेशन है. तो जैसे कि आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक के रिएक्शन हमने इसके पहले पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, कुछ रिएक्शन 12th में पढ़े हैं. जैसे कि एक रिएक्शन का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, दैट इज द हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन के लिए अल्कीन्स का या फिर अल्काइंस का हम लोग हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं एंड कैटलिस्ट के तौर पे फाइनली डिवाइडेड यानी फाइनली पाउडर निकेल यूज करते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल. तो यहाँ पे ये फाइनली डिवाइडेड वर्ड यूज करने का क्या मतलब है. फाइनली डिवाइडेड यानी उस निकेल मेटल को पाउडर फॉर्म में, फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है. उसका रीजन ये है, जब भी आप किसी भी कैटलिस्ट को या फिर किसी भी सब्सटेंस को उसका साइज कम करोगे यानी उसको छोटा करोगे तो उसका स्पीड बढ़ता है ना, उसका एक्टिविटी बढ़ता है. द रीजन इज, जैसे ही आप उसको छोटा करोगे, साइज कट करोगे, सरफेस एरिया बढ़ता है और सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्टिविटी यानी रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है. ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक पनीर का क्यूब लिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या फिर केक लिया. तो व्हेन आई हैव दैट फुल पीस ऑफ द पनीर, उसके 6 फेसेस आर ओपन. जैसे कि क्यूब है तो 6 फेसेस होते हैं, लेकिन मैंने उसको अगर कट किया 2 पार्ट्स में तो वो 2 इनर पार्ट्स वो भी ओपन हो जाएंगे. सो देयरफॉर द सरफेस एरिया इंक्रीजेस. तो ज्यादा जगह मिलेगी रिएक्शन होने के लिए सरफेस पे, सरफेस एरिया बढ़ेगा इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया और द पार्टिकल साइज. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, particle size, है ना. So I will write down, instead of particle size I will write down here surface area. Surface area is directly proportional to rate of a chemical reaction. Rate of reaction को वो directly proportional होगा. दूसरा क्वेश्चन, yes, so here it is finely divided nickel because the surface area increases. इस क्वेश्चन का आंसर है. Then comes what is the effect of change of temperature on rate. So जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, so rate of reaction increases usually. There are some exceptions, जैसे कि it depends on exothermic और endothermic reaction, right? But usually temperature के बढ़ने से rate of reaction बढ़ता है. ठीक है, so then comes the next part, that is the rate of reaction. अभी rate का मतलब क्या है वो जानते हैं. तो पहली बात तो ये है, रेट 2 तरह के होते हैं. एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, दूसरा होता है एवरेज रेट. तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो पहला जो रेट यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, पहला जो होता है दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट. ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. और दूसरा जो होता है दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, दूसरा होता है दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. तो इन दोनों का मतलब क्या है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं. तो जैसे मान लो हम लोग कार से ट्रैवल कर रहे हैं ना, व्हेन एवर वी
ट्रैवल बाय कार, हम लोग कार से जब भी ट्रैवल करते होते हैं तो यू नो अलग अलग रोड्स पे, अलग अलग लोकेशंस पे कार का स्पीड अलग अलग होता है। जैसे विद सिटी में है हम लोग, है ना, विद इन द सिटी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हमारा कार का स्पीड बहुत कम होता है। जैसे कि मुंबई में आप देख लो, मुंबई में आप 20 के ऊपर नहीं जा पाओगे अगर ट्रैफिक है, ठीक है। साइकिल वाला या फिर चल के जाने वाले लोग हमसे ज़्यादा तेज जाते हैं। द रीज़न इज ट्रैफिक, ओके। देन तो वो हो गया इस विद इन सिटी की बात। लेकिन जब भी हम लोग एक्सप्रेस वे पे या फिर हाईवे पे जाते हैं, एट दैट टाइम सिनेरियो इज लिटिल डिफरेंट। वहाँ पे थोड़ा सा कम ट्रैफिक रहता है और वहाँ पे आपके गाड़ी का स्पीड यू नो इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग देन 80, बट 80 तक या फिर 60 to 80 तक होता है, बराबर। तो ये ऐसा क्यों होता है? इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो अगर मैं किसी भी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट्स पे यानी स्पेसिफिक टाइम पे, है ना, जैसे मान लो मैं 11 बजे स्टार्ट कर रही हूँ मेरा जर्नी, एट 11 AM एग्जैक्टली अगर मैंने मेरा स्पीडोमीटर देखा गाड़ी का तो मुझे दिखाई दिया कि वहाँ पे 20 का स्पीड है, बराबर। मैं एक्सप्रेस वे पे गई, आई ऑब्जर्व द स्पीडोमीटर, मान लो तब 12 बजे थे तो मैंने देखा कि स्पीड था 60, है ना। थोड़ा और दूर गए, थोड़ा फिर से स्पीड अलग था। सो एट इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि 11 बजकर या 11 बजे एग्जैक्टली 1-2 सेकेंड्स के लिए मैंने अगर मेरे गाड़ी का स्पीड देखा, सो दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंट, है ना, इंस्टेंट रेट। लेकिन मैंने यू नो आई ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू पुणे, है ना, तो या फिर मुंबई टू कोई और लोकेशन, जैसे मान लो मैंने 300 किलोमीटर का जर्नी किया और उसके लिए मुझे मान लो 5-6 घंटे लगे। तो हम लोग स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड, है ना, उसको हम लोग यू नो एवरेज भी बोलते हैं। तो इस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होगा एंड दैट विल बी द एवरेज ओनली। सो रिएक्शन के बारे में भी वैसा ही होता है, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। सो इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, है ना, वो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट। वेर एज ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज द एवरेज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बराबर। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, जब भी हम लोग रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इट विल बी इक्वल टू, ऑब्वियसली जब भी हम लोग रेट की बात करते हैं सो देयर इज डिसअपियरेंस ऑफ, है ना, हमेशा इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिसअपियरेंस यानी गायब होना, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का डिसअपियरेंस होना, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल खत्म होते जाते हैं डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम। और रिएक्टेंट्स के अलावा अगर प्रोडक्ट की बात करो सो प्रोडक्ट के बारे में इट विल बी अपीयरेंस ऑफ टाइम्स, है ना, क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपियर होते हैं, खत्म होते हैं, प्रोडक्ट अपीयर होता है जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, बराबर, डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। सो ये जनरल रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन हो गया। अभी वही इक्वेशन अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट के लिए लिखेंगे सो इट विल बी लाइक दिस। सो एक सिंपल रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग लेते रहे, ठीक है। सो मान लो ए या फिर स्मॉल ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, ठीक है, प्लस स्मॉल बी मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, ठीक है, गिव्स यू स्मॉल सी मॉलिक्यूल्स ऑफ सी एंड स्मॉल डी मॉलिक्यूल्स ऑफ डी। ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शंस का। तो दोनों रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है देखिए, पहले इंस्टेंटेनियस देखते हैं। इंस्टेंटेनियस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डिसअपियरेंस ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स। डिसअपियरेंस के लिए हमेशा नेगेटिव साइन यूज करना है। तो देखिए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए, इट इज स्मॉल ए। सो पहले माइनस साइन आएगा, स्मॉल ए नीचे जाएगा 1/a, बराबर, हमेशा कोएफिशिएंट नीचे लिखना है। उसके बाद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, उस चेंज के लिए स्मॉल डी ब्रैकेट में ए, ब्रैकेट में यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, स्मॉल डी यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। स्मॉल डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन,
डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज डी टी। डी यानी के स्मॉल, मतलब स्मॉल चेंज, टी यानी के टाइम। तो ये एक रिएक्टेंट के बारे में हो गया। अभी बी के बारे में लिखते हैं, इक्वल्स टू। अभी बी भी क्या, बी इज ऑल्सो रिएक्टेंट, सो इसके लिए माइनस साइन। बी का कोइफिशिएंट है स्मॉल बी, वो जाएगा 1/b। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी यानी डी बी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पर टाइम, है ना। ये हो गया रिएक्टेंट की बात। अभी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट्स में देखिए क्या क्या है, सी है। प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे, सो इट इज ओनली 1/c। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी with time dt. Same for d as well. D is also the product, so it is plus 1/d into change in concentration of d upon time. समझ में आ गया आपको? So this is how you are going to write down. So this is how you are going to write down the ये जो इक्वेशन है ना, ये थोड़ा सा दूसरी जगह पे लिखती हूँ मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, ठीक है। रिएक्शन ऊपर लिखेंगे, सी दिस इज द रिएक्शन, ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए प्लस बी मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, ये रिएक्टेंट है, गिव्स यू सी मॉलिक्यूल्स ऑफ सी प्लस डी मॉलिक्यूल्स ऑफ डी, ठीक है। अभी ये जो पहला इक्वेशन मैंने लिखा है, ये इंस्टेंटेनियस रेट के लिए है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है बच्चों, रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस होता है, तो रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन यूज करना है। और कोइफिशिएंट यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स, उन मॉलिक्यूल्स के पहले जो नंबर होता है इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, वो नंबर जाएगा नीचे, देखिए 1/a। d इंटू ए यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पे स्मॉल डी क्यों यूज किया है, बिकॉज इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी कि स्मॉल चेंज होगा रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, ज्यादा चेंज तो नहीं होगा। स्मॉल चेंज के लिए हमेशा स्मॉल डी ए सिंबल यूज किया जाता है। रिएक्टेंट्स के लिए हमेशा माइनस साइन यूज करना है, प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन। यहाँ पे ये साइन मैग्नीट्यूड इंडिकेट नहीं करता, साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस और प्लस साइन। माइनस साइन यानी कि डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, प्लस साइन यानी कि अपियरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाता है, रिएक्टेंट खत्म होते जाते हैं और प्रोडक्ट बनते जाते हैं, है ना। ओके, अभी ये हो गया इंस्टेंटेनियस के लिए इक्वेशन। अभी सिमिलरली वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन फॉर एवरेज रेट। तो एवरेज रेट विल बी इक्वल टू, एवरीथिंग विल बी सेम, जस्ट स्मॉल डी विल बी रिप्लेस बाय डेल्टा, है ना। तो देखिए रिएक्टेंट ए के लिए इट इज 1/a इंटू डेल्टा ए। डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये ट्रायंगल जो है दैट इज डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है बिग चेंज, है ना। लार्ज ड्यूरेशन के लिए, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है एवरेज, इसीलिए चेंज भी क्या होगा, डेल्टा। यानी कि ये ट्रायंगल का मतलब है बिग चेंज, है ना, कंसिडरेबल चेंज। अभी बी के लिए लिखेंगे 1/b इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हो गए रिएक्टेंट्स के लिए। अभी प्रोडक्ट्स के लिए लिखेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, जस्ट साइन बदलेगा, पॉजिटिव, जस्ट डी बदलेगा, डी की जगह हम लोग डेल्टा यूज करेंगे, है ना। तो डेल्टा, देन डी स्मॉल डी के लिए इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय टी, है ना। सो प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन, रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट डाउन व्हाट, वी कैन राइट डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस एज वेल एज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, चलो अभी इसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। उसके लिए रेट लॉ हम लोग देखेंगे। सो रेट लॉ कैसे लिखेंगे, या फिर पहले रेट लॉ क्या है वो देखते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant
or reactants raised to a simple power. Raised to a simple power. So this is the rate of reaction. तो यहाँ पे अभी यहाँ से hence here onwards we will not talk about the products का concentration, क्योंकि rate law क्या कहता है, rate of reaction depends on the reactant का concentration only. तो एक रिएक्शन लेते हैं सिंपल सा, देखिए A या फिर स्मॉल a molecules of A gives you the products, ठीक है, gives you the products, ठीक है, या फिर शुरू में ये स्मॉल ए भी छोड़ते हैं. तो दिस इज द सिंपल रिएक्शन, सिंपल इक्वेशन. ए इज अ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है. सो यहाँ पे रेट लॉ क्या होगा, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बराबर, रेट विल बी डायरेक्टली. सो देयरफॉर अभी यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन लेते हैं. तो रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन दैट इज के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वेयर अभी ये स्मॉल के क्या है, स्मॉल के बहुत इंपॉर्टेंट है. स्मॉल के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को एक नाम दिया है, दैट इज द रेट कांस्टेंट. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको एक नाम दिया है, क्या नाम है वो, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेट कांस्टेंट के. सो अभी इसके बाद ये तो इक्वेशन था फॉर जनरल सिंपल रिएक्शन. अभी हम लोग देखते हैं हाउ टू राइट डाउन द रेट लॉ फॉर सम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस, ठीक है. तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल अगेन आई विल टेक ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, और आई विल टेक ओनली ए हियर, गिव्स यू द प्रोडक्ट्स, ठीक है, गिव्स यू द प्रोडक्ट्स. सो व्हाट इज ए हियर, here A is a coefficient of reactant A in a balanced equation, है ना. बैलेंस्ड इक्वेशन में उसका कोएफिशिएंट है ये, बराबर, ठीक है. तो अभी देखिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे. तो रेट लॉ कैसे होगा, देखिए. सो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, देयरफॉर रेट यहाँ पे a इज रेस टू x, ओके. अब ये x क्या है मैं आपको बताती हूँ, पहले k लिखेंगे, k इंटू a रेस टू x, ठीक है. वेयर x इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है. x may be, may और may not be सेम एज ए, ठीक है. ए ये जो कोएफिशिएंट है ये और ये x यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सेम भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, ठीक है. ये a क्या है, ये a जो है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कोएफिशिएंट है, और x क्या है, ये प्रैक्टिकली या फिर एक्सपेरिमेंटली जो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया है उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी पावर है, बराबर. सो ये जो इक्वेशन है ये वाला, दिस इक्वेशन is called as the rate law equation, okay. और इस रेट लॉ इक्वेशन एंड इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड, ठीक है. ये जो रेट लॉ है ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड होता है, इसका और कोएफिशिएंट का कोई भी रिलेशन नहीं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड, ठीक है. और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ जो x का वैल्यू है यहाँ पे जो पावर x है दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ये तो जनरल रिएक्शन था. अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सी वन स्पेसिफिक एग्जांपल.
ओके, H2O2 का डिकम्पोजिशन, वो एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स सी वन एग्जाम्पल फॉर राइटिंग डाउन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका डिकम्पोजिशन. ये एक एग्जाम्पल देखते हैं. सो इक्वेशन क्या है देखिए, H2O2 लिक्विड gives you H2O लिक्विड एंड O2 गैस. ये इक्वेशन है बराबर. अभी इसको बैलेंस करने के लिए आई विल पुट 2 हियर एंड 2 हियर. सो ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है बराबर. अभी इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखिए व्हाट इज द कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट इज 2 फॉर H2O2, बट इसका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड लॉ इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ इज, इसका रेट लॉ क्या है देखिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 रेस टू 1 ओनली, है ना. तो यहाँ पे x क्या है, 1 है, लेकिन कोएफिशिएंट क्या था, 2 था बराबर. सो जैसे कि मैंने आपको बोला कोएफिशिएंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी सेम और कैन नॉट बी सेम. सो यहाँ पे रेट विल बी इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2. रेस टू 1 नहीं लिखा तो भी चलता है बराबर, है ना. सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, 1 है. दैट मीन्स इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना. दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना. देखिए अभी एग्जाम्पल के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या था, 2 था, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, तो हमेशा याद रखना है कि ऑर्डर और कोएफिशिएंट कैन बी सेम और इट कैन बी डिफरेंट एज वेल. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखूंगी मैं. अनदर एग्जाम्पल देखिए, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस I2 गैस, आयोडीन गैस. ठीक है, गिव्स यू 2HI. ठीक है, प्रोडक्ट इज HI गैस. ठीक है, अभी इस रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन रेट लॉ इज, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड rate law is, experimentally determined rate law is, rate is directly proportional to concentration of H2 raised to 1 into concentration of I2 raised to 1. ठीक है, जैसा कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट्स आर आल्सो 1 1 एंड ऑर्डर्स आर आल्सो रेस्ड टू 1 1 ओनली, है ना. तो यहाँ पे सेम है. सो देयरफॉर रेट इज इक्वल टू, अभी एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन लेते हैं, दैट इज अपना रेट कांस्टेंट, H2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू I2 का कॉन्सेंट्रेशन. जब भी 2 साइंस होंगे, है ना, सो यहाँ पे ऑर्डर विल बी इक्वल टू, H2 के लिए ऑर्डर इज 1 और I2 का ऑर्डर है 1. सो 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2. सो देयरफॉर ये क्या है, ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना. यानी कि ये रिएक्शन कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करती है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है या फिर इट फॉलोज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट्स इट. तो दिस इज हाउ आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी सेम or different than the coefficients which are in the balanced chemical equation. अभी इसके बाद these are some key factors for the order of reaction. So order of reaction is experimentally determined. Then it can be integral or integer or fractional. Order कभी कभी integer यानी whole number होता है, लेकिन कभी कभी fractional भी होता है. Fractional का एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन इंटू CHO and CO, CH4 and CO. सो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज K इंटू CH3 CHO रेज टू 3/2. सो ऑर्डर क्या है, 3/2 है, और 3/2 इज नॉट एन इंटीजर, होल नंबर नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शनल है. यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो, इट कैन बी द होल नंबर यानी कि इंटीजर ऑल्सो. देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो ऑल्सो. देखिए अभी इस रिएक्शन का एग्जाम्पल NO2 प्लस CO गिव्स यू NO एंड CO2. इस रिएक्शन का रेट सिर्फ NO2 के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, NO2 रेज टू 2 है ना, यानी विथ रिस्पेक्ट टू NO2 ऑर्डर इज 2 बट विथ रिस्पेक्ट टू CO ऑर्डर इज 0 है ना, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO. ओवरऑल ऑर्डर इज 2 ओनली बट विथ रिस्पेक्ट टू CO इट इज 0. Only few reactions of third order are known. Reactions with orders higher than 3 are very rare. So these are some points related to the order of reaction. इसके बाद आता है एलिमेंट्री रिएक्शन. अभी एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या है? सिंपल रिएक्शंस जिनका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता. द रिएक्शन विच कैनॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जो एक ही स्टेप में कंसर्टेड स्टेप में होते हैं. सच ए रिएक्शंस आर कॉल्ड एज द एलिमेंट्री रिएक्शन. जैसे कि मैंने आपको बताया A प्लस B इज इक्वल टू C, दैट इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन. ओके, अभी इस इन एलिमेंट्री रिएक्शंस में एक हम लोग और चीज पढ़ेंगे, दैट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं. अगेन सेम, A प्लस B गिविंग यू द प्रोडक्ट्स. ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब क्या बताया मैंने? द रिएक्शंस विच कैनॉट बी डिवाइडेड फर्दर. सिंपल रिएक्शन. ओके, A प्लस B गिव्स द प्रोडक्ट. A और B क्या है यहाँ पे? कोएफिशिएंट. हियर A and B are the coefficients of A and B respectively. ठीक है, coefficients in the balanced chemical equation. ओके, अभी ये जो कोएफिशिएंट्स है ये ऑर्डर से रिलेट नहीं करते, या भी कर भी सकते हैं ना, दैट दे कैन बी सेम और डिफरेंट एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बट इन कोएफिशिएंट्स को यूज करके एक चीज हम लोग देखेंगे, दैट इज द मॉलिक्युलरिटी, है ना. सो हियर मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू A प्लस B, है ना. मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू A प्लस B यानी कि स्मॉल a एंड स्मॉल b आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, सो ये जो A प्लस B है, दे आर नॉट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज, दे आर जस्ट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस. ओके, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी के बीच में रिलेशन देखने के लिए. सो अगेन हम H2O2 का एग्जाम्पल देखते हैं गाइज. 2H2O2 gives you 2H2O प्लस 1O2, है ना. ये एग्जाम्पल हमने देखा था. अभी इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी क्या होगा? देखिए, मॉलिक्युलरिटी यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कोएफिशिएंट्स रिएक्टेंट का. एक ही रिएक्टेंट है जिसका कोएफिशिएंट 2 है, इसलिए ये रिएक्शन हो गया बाय मॉलिक्युलर रिएक्शन. बाय यानी कि 2 और मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू 2, ये बाय मॉलिक्युलर हो गया. अभी इसका रेट लॉ क्या है? एज इट्स रेट लॉ इज लाइक दिस, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 रेज टू 1, है ना. देयरफॉर ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का? ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो यहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे, देयरफॉर ऑर्डर एंड molecularity can be same और डिफरेंट. कभी कभी सेम भी होता है, कभी कभी डिफरेंट. ऑर्डर कहाँ से आता है? एक्सपेरिमेंटली सेम और डिफरेंट, है ना. ऑर्डर कहाँ से आता है बच्चों? ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होता है. और मॉलिक्युलरिटी कहाँ से आता है? जस्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से. ओके,
अभी इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और आरडीएस। आरडीएस, ठीक है। अभी ये जो स्टेप होता है ये स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। ये जो स्टेप होता है ये इट डिटरमाइंस द स्टेट, इट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, इट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे, ठीक है। तो भले आपकी गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, जब भी आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, मान लो आपके सामने एक कंटेनर है या फिर एक ट्रक है ना, जो कंटेनर बड़े बड़े जाते हैं, या फिर सिर्फ ट्रेलर्स होते हैं, चैसिस होते हैं, तो आपको पता है कि उनका स्पीड बहुत कम होता है, ठीक है। मान लो आपके सामने ऐसे कंटेनर है, सो भले आपकी गाड़ी कितनी भी स्पीड वाली हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उस कंटेनर की स्पीड के योर स्पीड विल डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द कंटेनर, है ना। सो आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आप कितने फास्ट जा रहे, कंटेनर के स्पीड के ऊपर आपका स्पीड डिपेंड करेगा। सो यहाँ पे कंटेनर क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो रेट डिटरमाइनिंग यानी इट डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। हमेशा किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि RDS। ओके, अभी इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर 2 डिफरेंट रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। एक तो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा है द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दोनों के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। मैं आपको डेरिवेशन डिटेल में समझाऊंगी फॉर द बोथ ऑफ देम, ठीक है। सो पहले तो देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ। एक सिंपल इक्वेशन देखेंगे, ए गिविंग यू द प्रोडक्ट्स, ठीक है। A is a reactant, it gives you the products। अभी इसके लिए हम लोग 2 तरह के रेट लिखेंगे। पहले तो मैं लिखूंगी इंस्टेंटेनियस रेट। वो कैसे लिखते हैं हम लोग, रेट इज इक्वल टू माइनस DA यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन DT, है ना। ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट। इसको मैं बोलूंगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देन आई विल राइट डाउन द रेट लॉ, है ना। इसका रेट लॉ क्या होगा, रेट विल बी इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, बराबर। तो ये 2 इक्वेशन हो गए, है ना। पहला इक्वेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट का, दूसरा इक्वेशन है रेट लॉ का। दोनों को हमने देखा है कैसे लिखते हैं, बराबर, ठीक है। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम, सो वी कैन इक्वेट द राइट हैंड साइड्स। देयरफॉर आई विल राइट डाउन माइनस DA अपॉन DT, ये हो गया इसका राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू K इंटू A, बराबर K इंटू A। देखिए मैंने क्या किया, 2 इक्वेशन लिखे, पहला था इंस्टेंटेनियस का, दूसरा था रेट लॉ का, है ना। दोनों को कैसे लिखना है मैंने आपको समझाया है। अभी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम, रेट यानी दोनों का राइट हैंड साइड ऑल्सो सेम। सो दोनों का राइट हैंड साइड मैंने लिखा। अभी थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं दोनों इक्वेशंस को, देखिए कैसे। अभी मैं क्या करूंगी, ए वाली चीजें एक साइड पे लाऊंगी और बाकी सब अलग, ठीक है। देयरफॉर माइनस DA, ये हो गया ए वाली चीज अपॉन, देखिए ये ए जो है ये इसके नीचे लाऊंगी, सो इट इज ए, है ना, माइनस D अपॉन A इक्वल्स टू, अभी राइट हैंड साइड में क्या है, K इंटू DT, बराबर K इंटू DT। अब ये हो गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग अबोव इक्वेशन। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट द अबोव इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट करेंगे। व्हाट आर द लिमिट्स फॉर इंटीग्रेशन, लिमिट्स आर कॉन्सेंट्रेशन के लिए, देखिए कॉन्सेंट्रेशन के लिए AT एंड A0, बराबर। कॉन्सेंट्रेशन के लिए AT एंड A0, AT इज द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, A0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एंड टाइम के लिए T इज इक्वल टू T और T इज इक्वल टू T एंड T0, ओके। T इज इक्वल टू T
एंड t इज इक्वल टू 0, ठीक है, t इज इक्वल टू 0. सो दीज आर द लिमिट्स फॉर द टाइम. अभी इन लिमिट्स को यूज करके लेट्स इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन. तो क्या आ जाएगा आंसर, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, अच्छा ये एक और चीज करेंगे, ये माइनस साइन भी उधर लेंगे, ठीक है. ये जो माइनस साइन है ना, इसको भी मैं राइट हैंड साइड पे लेती हूँ, राइट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो द कॉन्स्टेंट, ठीक है. सो इट इज माइनस के डी टी, ठीक है. सो नाउ इंटीग्रेटेड. सो इंटीग्रेशन कहाँ से, a0 से, है ना, इंटीग्रेशन a0 से at ऑफ डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन ए, है ना. मैथ्स में आपने इंटीग्रेशन एंड ऑल कैसे लेना है ये सारी चीजें पढ़ी हैं. देखिए अभी माइनस के ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टाइम t 0 टू t, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ t. अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसे होगा, देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन आएगा ln यानी log टू द बेस e a t, ओके, ln a t माइनस ln a, ठीक है, ln a t माइनस ln a 0 इक्वल्स टू माइनस k इंटू टी, ठीक है, बिकॉज व्हाट इज द 0, इनिशियल टाइम इज 0, सो इट इज के टी. ओके, ये हो गया इक्वेशन. अभी इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. ओके, सो आई विल कॉल, या फिर आगे के पेज पे ही करते हैं हम लोग रीअरेंज. तो यहाँ पे ये चीज याद रखो, या फिर ये इक्वेशन आई विल राइट डाउन अगेन ऑन द नेक्स्ट पेज, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, ठीक है. ओके चलो, आई विल राइट डाउन दिस इक्वेशन वन मोर टाइम ऑन द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे जगह काफी नहीं है इसलिए, ठीक है. आई विल राइट डाउन दिस इक्वेशन. कहाँ तक आए हम लोग, ln a t माइनस ln का मतलब क्या होता है बच्चों, log टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस के टी, बराबर. इसको थोड़ा सा अभी रीअरेंज करेंगे. देखिए मैं क्या करूंगी, सो इट इज ln ऑफ ए टी अपॉन a0, ठीक है. ये ऐसा मैंने क्यों किया, इसका आंसर या फिर रीजन में लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लिखती हूँ एज ln ऑफ x माइनस ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ x अपॉन y. ये तो लॉग के रूल्स है, बराबर, जो हमने मैथ्स में भी पढ़े हैं. ओके, इज इक्वल टू, देखिए अभी क्या है यहाँ पे, माइनस के टी, ठीक है. अभी ये माइनस के टी, इसका साइन चेंज करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करूंगी. सो इट इज ln ऑफ a0 ऊपर लेंगे अपॉन a t नीचे लेंगे, ठीक है, ठीक है. और अभी k का साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बी के टी. ऐसा क्यों है, देखिए ये भी एक लॉग का रूल है, एज ln x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस ln y अपॉन x, ठीक है. हमने क्या किया है, उल्टा किया है, सो चेंज हो गया साइन, साइन इज चेंज. अभी देखिए k को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड में, ठीक है. k को ये साइड लाएंगे, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू, तो ये k एक साइड में आए तो t हो जाएगा 1 अपॉन टी इंटू ln a0 अपॉन ए टी, है ना. अभी फाइनली लास्ट स्टेप बचा है, log टू द बेस e को यानी ln को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो इट इज 2.303 अपॉन टाइम t, ln का कन्वर्जन हो जाएगा log टू द बेस 10. ln यानी कि log टू द बेस e इप्सिलॉन, उसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से. सो ये जो लास्ट इक्वेशन है ना, अभी हमने जो डिराइव किया है, ये इक्वेशन क्या है, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना. सो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आई होप यू गॉट दिस इक्वेशन एंड इसका डेरिवेशन. आफ्टर दिस लेट्स सी द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. या फिर एक और मुझे चीज़ आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा एक और अलग तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं. यही इसी पेज पे मैं आपको बता दूँ, वो ऑन दिस साइड. ओके,
यस देखिए, अभी मैंने एक आपको रिएक्शन बताया यहाँ पे, जनरल रिएक्शन था बराबर। वो क्या था? ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, या फिर ए गिव्स यू द प्रोडक्ट, ये था हमारा इक्वेशन बराबर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इट इज स्मॉल ए, इट इज 0, क्योंकि इनिशियली कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, एंड देन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यानी एट टाइम टी। तो मान लो x इतने प्रोडक्ट्स बने हैं, ठीक है, तो a का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? a माइनस एक्स बराबर। यानी ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t लिखना है, इट विल बी a माइनस एक्स, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट टाइम 0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विल बी a। अब यही चीजें हम लोग इस फॉर्मूला में लिखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या मॉडिफाई हो जाएगा? देयरफॉर I will write down here, therefore K will be equal to 2.303 upon T into log to the base 10 of A0 क्या है? स्मॉल a डिवाइडेड बाय AT क्या है? a माइनस एक्स। सो ये एक अलग फॉर्म है इस इक्वेशन का, इसको यूज करके भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द रेट लॉ ओनली, बट स्मॉल ए एंड a माइनस एक्स के फॉर्म में। ठीक है, ओके, सो दीज आर द टू इक्वेशंस हमने देखे। अभी हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज द रेट लॉ? रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a बराबर, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देयरफॉर k विल बी इक्वल टू व्हाट? रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, एंड देयरफॉर यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ k विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट, है ना, रेट का यूनिट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ a, है ना। a क्या है? a है कॉन्सेंट्रेशन, है ना। सो इन दोनों का अगर मुझे यूनिट पता चलेगा, आई कैन फाइंड आउट द रेट यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। ठीक है, देखिए अभी a का यूनिट एंड रेट का यूनिट यहाँ पे मैं लिखूंगी एज रेट इज इक्वल टू, रेट क्या होता है? रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ये हो गया रेट का सिंपल फॉर्मूला बराबर। ठीक है, और ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है बराबर, है ना, दैट इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अगर ये दो चीजें हमने इस फॉर्मूला में रखी, देयरफॉर यूनिट ऑफ k विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम बराबर, और डिवाइडेड बाय ये क्या है? ये भी कॉन्सेंट्रेशन है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंसल्ड आउट लाइक दिस, देयरफॉर यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा? टाइम डिनोमिनेटर में है तो इट इज टाइम इनवर्स, यानी कि इट कैन बी सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, टाइम इनवर्स यानी कि सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, है ना, मंथ इनवर्स, डेज इनवर्स, ईयर्स इनवर्स। सो टाइम इनवर्स इज द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ विच रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, यस। अभी यूनिट्स के बाद नेक्स्ट पार्ट इज द हाफ लाइफ एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ, है ना। सो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ कंप्लीशन यानी कि 50%, हाफ कंप्लीशन यानी 50% कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, हाफ कंप्लीशन यानी 50% कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं अगेन। ए इज गिविंग यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, यही एग्जांपल लेंगे हर जगह पे।
ठीक है। सो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज ए, है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर ए 0 होगा, सो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन एट टी हाफ यानी हाफ पीरियड, हाफ लाइफ कंप्लीट होने, ये कितना हो जाएगा बताइए, A0 अपॉन 2 बराबर आधा हो जाएगा, है ना। सो अभी देखिए हम लोग अभी फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है एज K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग ऑफ A0 अपॉन AT, है ना, AT। अभी T हाफ के लिए देयरफॉर K इज इक्वल टू, K तो वही रहेगा क्योंकि रिएक्शन हम लोग नहीं बदल रहे, तो K नहीं बदलेगा, डिवाइडेड बाय T की जगह आई विल राइट डाउन T हाफ इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ A0 यानी कॉन्सेंट्रेशन एट 0 टाइम, AT की जगह आई विल राइट डाउन AT हाफ, है ना, यानी हाफ लाइफ के बाद का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। सो AT हाफ कितना है, देयरफॉर K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ लॉग ऑफ A0 अपॉन ये कितना है देखिए A0 बाय 2, है ना, A0 अपॉन 2। देखिए अभी यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, A0 और बचा क्या, लॉग ऑफ 2, है ना। सो इट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2, और लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 होता है 0.3010, देयरफॉर K इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10 होता है 0.3010 डिवाइडेड बाय T हाफ। तो फाइनली हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, देयरफॉर K इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ। सो ये इक्वेशन जो है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन K एंड T हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, K एंड T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So by using this equation we can directly find out the T half if K is known, or we can find out K if T half is known. Let's see the next part, that is the graphical representation. Okay, तो यहाँ पे हम लोग को 3 ग्राफ पढ़ने हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने का पर्पस क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर आपको ग्राफ का यूज करके इफ यू वांट टू फाइंड आउट द K, then that is the application of graph. Actually you have to use the graph and find out the value of K, यानी कि रेट कांस्टेंट। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 3 ग्राफ है ना। सो 3 अलग अलग ग्राफ है। पहला ग्राफ देखिए, इट इज रेट एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो इसके लिए यू कैन यूज दिस द इक्वेशन ऑफ दिस इज रेट इज इक्वल टू माइनस DA बाई DT इक्वल्स टू K इंटू AT प्लस 0, है ना। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द रेट कॉन्स्टेंट। देखिए ये इंस्टेंटेनियस रेट है और ये रेट लॉ है ना। प्लस 0 यहाँ पे ऐड किया है, क्यों ऐड किया है, क्योंकि यू हैव कन्वर्टेड दिस इक्वेशन इनटू y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए m क्या है, सबसे पहले y क्या है देखिए, DA अपॉन DT यानी कि क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन। देखिए वो y एक्सिस पे प्लॉट किया है। x क्या है देखिए, व्हाट इज x इज द कॉन्सेंट्रेशन, है ना, x इज द कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट इज प्लॉटेड ऑन द x एक्सिस। m क्या है, m होता है स्लोप, ठीक है, m क्या होता है स्लोप, एंड स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप क्या है यहाँ पे देखिए, स्लोप इज इक्वल टू k, है ना, स्लोप इज इक्वल टू k फॉर दिस रिएक्शन। और c क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट। ये रिएक्शन का ग्राफ देखिए, ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, यानी कि इसका कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है। सो इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0 फॉर दिस ग्राफ। ये हो गया पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ देखिए, यहाँ पे हमने वही इक्वेशन लिया है जो अपने रेट का है ना, इंटीग्रेटेड रेट है ये, उसका लॉग लिया है बराबर। लॉग लेके वी हैव
plotted log of AT on y-axis, then time on the x-axis, then we got m, that is slope. यहाँ पे slope क्या मिलेगा? Slope is equal to m, which is equal to minus k upon 2.303. ये इसको स्लोप निकालने के बाद वी कैन फाइंड आउट द के का वैल्यू. एंड इंटरसेप्ट, ये ग्राफ देखिए, इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो इंटरसेप्ट आएगा इसका, दैट इज इक्वल टू, इंटरसेप्ट इज लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0. ठीक है, सो दिस इज द अनदर ग्राफ. एंड देन कम द थर्ड ग्राफ, जहाँ पे हम लोग ने उसी इक्वेशन का A0 एक साइड पे लिया है. देन वी हैव प्लॉटेड लॉग A0 अपॉन AT, A0 upon AT on one y-axis, time on the x-axis, and we got slope is equal to m, which is equal to minus k upon 2.303. So this is how we can find out the k, and intercept is 0. So these are the three graphs for the first order reaction. Then some examples of first order reaction. तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं पहला एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. ठीक है, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर. डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज द फर्स्ट वन. ठीक है, देन इसके बाद अनदर एग्जाम्पल आई कैन राइट डाउन दैट ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, यानी कि ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर उनको रेडियो एक्टिव डीके ऐसा भी बोला जाता है. न्यूक्लियर रिएक्शंस का मतलब है रेडियो एक्टिव डीके. ऑल द रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शंस आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स.